अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 92 न्यूज़ HD TV पर प्रोग्राम मुकाबिल में आपको खुशामदीद कहते हैं। मेरा नाम अरूज रज़ा है और मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं रऊफ़ क्लास्टर साहब और आमिर मतीन। लाहौर स्टूडियो से हमारे साथ होंगे पंजाब के वज़ीर कानून राना सनाउल्लाह साहब। नाज़रीन, बहावलपुर में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के नैब के खिलाफ बयान के बाद हालात मज़ीद बिगड़ते नज़र आते हैं। नैब की जानिब से अतात की यकीन दहानी के बावजूद पंजाब के वज़ीर कानून राना सनाउल्लाह ठंडा सांस क्यों नहीं ले रहे? कौन से बिजनेसमैनों के गिर्द घेरा तंग होने पर वज़ीर आज़म नैब के ऊपर इस कदर तप गए हैं? आज के प्रोग्राम में इस मौजू पर तफसील से बातचीत होगी। ये हमारी पहली स्टोरी है और अगर प्रोग्राम में हमारे पास टाइम बच गया तो हम एक और स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। वो है शदीद तनकीद के बाद पीपल्स पार्टी ने हकीकी अपोजिशन की फ्रंट सीट संभाल ली है। आज कौमी असम्बली के इजलास में अपोजिशन लीडर सैयद खुर्शीद अहमद शाह ने हुक्मरान जमात से हाथ दो चार करने का ऐलान कर दिया है। क्या नैब की जानिब से पंजाब में कार्रवाइयों के बाद अपोजिशन जमातें भी हुकूमत से फैसला करने जा रही हैं? प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में अगर वक्त हुआ तो इसके ऊपर बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे राना सनाउल्लाह साहब को। सर, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक हूँ। सर, मेरा पहला सवाल जो है वो क्लास्टर साहब से है। नैब आजकल इतना ज़ेरे बहस या ज़ेरे अताब क्यों है? तीन से मैं और आमिर मतीन भी ये समझने की कोशिश कर रहे हैं इसी प्रोग्राम में बैठ के कि आखिर बेचारी नैब ने ऐसा क्या कर दिया है जिसके वज़ीर आज़म साहब भी नाराज़ हैं, हमें राना सनाउल्लाह साहब भी, उनको मैं सुन रहा था कल से भी, आज भी सुन रहा था, वो भी बरहम है। मुझे तो नैब का कोई कसूर समझ में नहीं आ रहा। अगर ईमानदारी से पूछे, इतने अच्छे बच्चे, इतने अच्छे लोग, इतने डिसेंट शरीफ अकाउंटेबिलिटी करने वाले मेरा ख्याल दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेंगे जितने नैब के मिले हुए हैं। उन पे भी अगर ये नाराज़ हैं तो फिर इसके बाद तो एक ही हल रह जाता है जिसके मैं भी हक में हूँ कि नैब को करें बंद, FIA को करें, उसको भी बंद करें। क्योंकि मुझे याद आ रहा है कि आज जो बात की है उन्होंने, उनके वज़ीर आज़म साहब की, मैं अभी एक उनका शॉट देख रहा था, मेरा ख्याल हमारी कुलीग आसमा शिराजी के शो में चल रहा था, जिसमें मियाँ साहब ने ये फरमाया है कि उनका ये कहना हमारा एहतसाब जो है ये आके अवाम करते हैं। ठीक है, ये वो स्लोगन था, मुझे याद है, जो वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का बड़ा पॉपुलर स्लोगन था जब उन्होंने नैब को बंद करने की कोशिश की थी। और वो तो एक थोड़ा सा उसका एक हल भी बताते थे। वो कहते थे हमारा एहतसाब जो है या तो अवाम कर सकती है इलेक्शन में, या अगर बहुत ज़्यादा आप लोग इसरार भी करते हैं और बच्चे की जान लेने पे तुल भी गए हैं तो फिर हमारी जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है ना, वो हमारा हिसाब कर सकती है, आप लोग हमारा नहीं कर सकते। उनका मशहूर ज़माना कॉल था। और इस पर मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने कई जलसों को भी खिताब किया है, जिनकी मेरे ख्याल वीडियो भी मौजूद हैं, जिसमें आपको याद होगा शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा था कि हम इनको घसीटेंगे, इनको यहाँ पे इनके पेट से पैसे निकालेंगे। मियाँ साहब ने कई दफ़ा जलसों में उन्होंने तकरीरें की, उन्होंने कहा जनाब कि ये पैसा इन्होंने लूटा है, हम वापस लेके आएंगे। सो अब जो चीज़ मुझे उसमें सिमिलर लग रही है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब भी 8 साल बाद तो यूसुफ रज़ा गिलानी वाले स्टाइल में उन्होंने भी कहा है कि जनाब हमारा हिसाब जो है वो अवाम कर सकती है। उन्होंने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी दरमियान से गायब कर दी है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी दरमियान से गायब कर दी। आमिर साहब, आप क्या कहेंगे? अब कौन करेगा एहतसाब? अवाम? सिर्फ पब्लिक अकाउंट कमेटी सिर्फ दरमियान में से गायब नहीं हो गई कि ये जो जमहूरियत का जो सिस्टम होता है जिसमें चेक एंड बैलेंस होता है, इस तरह के तमाम इदारे जो ना किसी तरीके का चेक रखते हैं, जिन्हें हम रेगुलेटरी बॉडीज़ कहते हैं, वो उन तमाम के ऊपर जो है ये मसला है कि या तो वहाँ पे फेवरेबल अफराद आते हैं या फिर जो है ना उनके यहाँ या फिर वो पोस्ट खाली रखी जाती है, जिसमें इसमें तमाम आ जाते हैं। स्टेट बैंक भी आ जाता है, इसमें अकाउंटेंट जनरल आ जाता है, AGPR आ जाता है, इसके अंदर जो है स्टॉक एक्सचेंज को जो मॉनिटर करते हैं, नेपरा टेपरा, ये अल्फाज मेरे नहीं है वैसे, बाय द वे ये प्राइम मिनिस्टर साहब के हैं। तो हम भी राना सनाउल्लाह साहब को इसीलिए बुलाया है, हम भी समझना चाहते हैं कि ये जो पूरे मुल्क में इस वक्त जो है ना अफवाहें फैल रही हैं। कोई कहता है कि जनाब ये मियाँ मोहम्मद मंशा साहब को बुलाया गया था, और शायद सनाउल्लाह साहब को मैं सुन रहा था, राना साहब कहीं कह रहे थे कि 3-3 घंटे बुलाया जाता है, क्या है उनके बारे में है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जनाब ये LNG के ऊपर जो शायद खकान अब्बासी के जो बात चल पी है उस पर वो जला गए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि जी वो कर्जों का ज़ाती केस आ गया, वो है। दरमियान भी आज सारा दिन खबरें चलती रही कि जी ऑरेंज लाइन के ऊपर जो है ना वो पकड़ा गया बंदा, तो उस पे है। तो हम इनसे समझना चाहेंगे जो इशू मेरी नज़र में जो आया है वो ये नहीं है कि ये स्टेटमेंट आई है, प्राइम मिनिस्टर की एक जुलाट थी, एक बहुत ज़्यादा गुस्सा था जिसको हम समझना चाह रहे हैं कि वो क्या है। मगर लास्टली मैं सिर्फ ये कह दूंगा कि जो क्लासेस साहब कह रहे हैं ना कि ये प्राइम मिनिस्टर जो है ना वो कहते हैं कि जनाब एक दफ़ा इलेक्शन में आ गए हैं ना, तो ये पुराना तरीका कह रहा है कि पूछे ना कोई।
बिल्कुल। ये मैं समझता हूँ कि मियाँ साहब जब लास्ट टाइम 97 में हुकूमत थी उस दौर में ऐसा ही था कि जनाब एक दफ़ा आ गए हैं तो लोग सिर्फ एहतसाब हमारा अवाम अगले इलेक्शन में 5 साल बाद पूछेंगे। मैं ये कहता हूँ कि दरमियान में टाइम्स हैव चेंज्ड, इस वक्त ना दुनिया बदल गई है और दरमियान में एक चीज़ है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वो आ गया और लोग कह रहे हैं एक के पब्लिक ओपिनियन इंपॉर्टेंट हो गया है, दूसरा कह रहे हैं कि दरमियान में भी 5 साल के 2-4 दफ़ा हमें हल्का हल्का कभी कभी बता दिया करें कि ये जो आप चीज़ें कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, राना साहब को प्रोग्राम में शामिल करेंगे। सर, आपसे पहला सवाल है कि अचानक 2.5 साल के बाद आपको और आपके प्राइम मिनिस्टर को नैब से आखिर इतनी शिकायत क्यों हो गई? देखिए, मैं इस सिलसिले में ये गुजारिश करूँगा, मोहतरम कलासरा साहब जो हैं बड़े बेबाक जो है वो सहाफ़ी हैं, मतीन साहब भी माशाल्लाह बड़ा जो है वो इल्म रखते हैं। देखिए, इस मुल्क में जो जितने भी सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है या जितने भी लोग हैं, सिर्फ सियासतदानों का नहीं, सबका एहतसाब जो है वो होना चाहिए और हर एहतसाब का जो है वो तरीक़ाकार बहरहाल ऐसा होना चाहिए कि किसी के साथ जो है वो यानी बिलावजह जो है वो किसी को तंग नहीं किया जाना चाहिए। अब इस मुल्क में जो है वो आप कहते हैं कि एहतसाब जो है वो ये नैब जो है ये बड़ा अच्छा बच्चा बना हुआ है। देखें, वो अगर बड़ा अच्छा बच्चा बना हुआ है या उसको बनाने की जो है वो कोशिश की जा रही है, तो इस मुल्क में क्या ये सारी बातें जो हैं ये सिर्फ सियासतदानों के मुतल्लिक़ ही हैं या ये हुकूमत वक्त के मुतल्लिक़ सिर्फ इसलिए हैं कि सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा किया जाए और मुल्क जो है वो अगर खुदा करके आगे बढ़ने लायक हुआ है तो उसको जो है वो फिर रोक दिया जाए? क्या ये कोई दोबारा अब धरना सियासत से कोई अलहदा किसी अमल को जो है वो शुरू करने की जो है वो कोशिश की जा रही है? और अगर एहतसाब नैब ने करना है तो सबका करना चाहिए। यहाँ पे ऐसे लोग भी हैं कि जिन्होंने करोड़ों अरबों रुपया का जो है वो काला धन इकट्ठा किया और अब धन इकट्ठा करने के बाद जो है वो उन्होंने चैनल बना लिए हैं और उन चैनल के ऊपर उन्होंने बड़े बड़े तगड़े बंदे बैठा दिए हैं और उसके बाद कोई उनकी तरफ ज़रा देखे ना तो फिर उसके बाद पता चलता है कि फिर वहाँ पे जो है वो होगा क्या। तो देखिए, बात यह है कि इस मामले में सबके साथ जो है वो एक जैसा सलूक होना चाहिए और किसी को भी बैठ के ये नहीं समझ लेना चाहिए कि जो मैंने किया है वो किसी को नहीं पता और मैं जिसकी चाहूँ पगड़ी उछालूँ, जिसकी चाहूँ मैं उसकी टांग खींचूँ। मैं हुकूमत वक्त जो है उसके ख़िलाफ़ जो मुबालगा राई हो सकती है वो मैं करूँ क्योंकि ये मेरा हक़ है और उनका ये फ़र्ज़ है कि वो सुने। देखिए, इस तरह से जो है वो मामलात जो है वो आगे नहीं चलते और इस तरह से मामलात को चलना भी नहीं चाहिए। जो बात वज़ीर-ए-आज़म साहब ने की है उसमें यानी उस बात को आगे से भी काट लें, पीछे से भी काट लें और उसके बाद उस बात को आप अगर पेश करें तो ये इंतहाई नामुनासिब है। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा है कि नैब को और ज़्यादा ज़िम्मेदाराना रवैया अपनाना होगा, ज़िम्मेदारी से काम करना होगा। व्हाट इट मीन कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने इस बात की तस्दीक की है कि नैब जो है वो ज़िम्मेदारी से काम कर रहा है लेकिन उसे मज़ीद ज़िम्मेदारी से जो है वो काम करने की जो है वो ज़रूरत है। मैंने जो बात की है जिसको आगे से भी और पीछे से भी काट के बयान किया गया, ज़रा मेरी बात सुन लें। देखें, आप 3 हैं, मैं 1 हूँ, तो मैं बात जल्दी ख़त्म, क्योंकि हमने आपको प्रोग्राम में रखना, लंबी आपसे बात होगी, मैं बात जल्दी ख़त्म कर देता हूँ। नहीं प्लीज़ आप चलें। अच्छा जी सर। जी, मैं जो मेरी बात है, देखें, अगर यानी नैब ने जब कराची में या किसी और हिस्से में या किसी और जमात पे जब उन्होंने कार्रवाई शुरू की थी तो किसने रोका था उनको? वो जब कराची में उन्होंने शुरू किया था वो पेशावर में भी कर लेते, कोयटा में भी कर लेते, लाहौर में भी करते, मुल्तान में भी करते, फैसलाबाद में भी करते, रावलपिंडी में भी करते। अब अगर उन्होंने एक जगह पे शुरू किया है और उसके बाद मुसलसल मीडिया पर बैठ के भी और इधर उधर पे भी उसके ऊपर ये तनकीद की जाती है कि जी नैब क्या कर रहा है, नैब वहाँ क्यों नहीं गया, नैब फ़लाँ जगह क्यों नहीं गया, फ़लाँ पार्टी को क्यों नहीं पकड़ा, फ़लाँ सियासतदान को क्यों नहीं पकड़ा। अब अगर इस तनकीद से नैब जो है वो मुतासर हो और मुतासर हो के सिर्फ बैलेंस करने की खातिर जो है कि जी हमने एक जगह पे किया तो लिहाजा तनकीद हो रही है, मीडिया प्रेशर आ रहा है और मीडिया प्रेशर में बहुत सारे काम होते हैं। यानी मीडिया प्रेशर में हमारे अदारे जो हैं
वो बहुत सारे मामलात में जो है वो कुछ चीज़ों को करने से बाज आते हैं और कुछ चीज़ों को जो है वो करते हैं। दोबारा तो अगर गुफ्तगू का आगाज करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल में आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले राना सनाउल्लाह रऊफ क्लासरा साहब के नैब के ऊपर किए गए क्वेश्चन के ऊपर बात कर रहे थे। मैं चाहूंगी कि राना साहब दोबारा अपनी बात वहीं से राना साहब के अगर मुझे इजाज़त दें तो राना साहब से एक मैं सवाल करना चाहता हूँ। राना साहब आप हैं हमारे साथ लाइन पे? जी जी मैं सुन रहा हूँ क्लासरा साहब आपको। राना साहब आपने अभी फरमाया कि यहाँ पे ब्लैक मनी इकट्ठा करके चैनल खोल दिए जाते हैं और दबंग किस्म के लोगों को बिठा दिया जाता है। आप भी माशाल्लाह पीएमएल नवाज में दबंग मिनिस्टर के तौर पर जाने जाते हैं। यही वजह है पिछले 48 घंटों में सिर्फ आप अकेले वजीर हैं, क्योंकि दबंग आदमी है जो आपको नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ने भेजा हुआ है कि हर चैनल पे आप नजर आ रहे हैं, बाकी कोई नजर नहीं आ रही। आपकी मुझे किसी ने नहीं भेजा, दलील भी है, निशानी भी है। मुझे किसी ने नहीं भेजा। अगर भेजा भी है तो पार्टी भेज सकते, कौन सी इसमें ताने वाली बात है? मुझे भेजा किसी ने नहीं है। इंटेलिजेंट हैं आप, बहादुर हैं, दबंग हैं, मतलब बाकी आप पे कई एतराजात हो सकते हैं, लेकिन अभी आप तक जहां तक मेरे नॉलेज में आप पे करप्शन का कोई इल्जाम नहीं है। दुख ये होता है लोगों के जब आप जैसे बंदे जिन्होंने खुद पॉलिटिकल वर्क कर रहे हैं, जिन्होंने मारें खाई हैं, आप तो फौजी एस्टेब्लिशमेंट के बराह रास्त उनके विक्टिम रहे हैं, आपको याद होगा। और यही मीडिया जिसको आप बैठ के ताने दे रहे हैं, ये आपके साथ खड़ा हुआ था, फौजी हुकूमतों के साथ नहीं खड़ा था। जब आप पे तशद्दुद हो रहा था, आपके साथ ज्यादती हो रही थी, तो मीडिया का बहुत बड़ा तबका जो आपके साथ खड़ा था, आपके हक में लिख रहा था। और मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान छोड़ के चले गए थे, आप जैसे पॉलिटिकल वर्कर बहादुरों को उन्होंने अकेले छोड़ दिया था। मारे भी खाओ, जेलें भी भुगतो, अपने साथ आपने जो तशद्दुद करवाने करवाओ, मैं तो जदा बैठा हूं, मैं ये आपको भी पता है। अब दूसरी बात ये है, ये किसने रोका है? अगर मैं काला धन अगर इकट्ठा कर रहा हूं, सर मुझे पकड़ लें, आपके पास एजेंसीज हैं, आपके पास FBI है, आप कार्रवाई करें, कोई नहीं रोकेगा। और दूसरे जिन लोगों ने, अब हम भी तो एक काउंटर बात कर सकते हैं, कि जिन लोगों पे मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम हैं सर, नैब को जिन्होंने कन्फेशनल स्टेटमेंट दिए हुए हैं, जब आज उन पे हाथ पड़ने की बारी आती है तो आप बैठ के आप भी नाराज हो जाते हैं, फिर मियाँ साहब भी नाराज हो जाते हैं। तो ये तो फिर अगर आप समझते हैं कि मीडिया में ऐसी चीजें हो रही हैं, आप ना शुरू होने दें, आप लाइसेंसेज ना दें, आप लोगों की पहले इनकम को चेक करें, आप हमारे अकाउंट्स उसके बाद चेक करें, हम टैक्स देते हैं नहीं देते, रिटर्न्स भरते हैं नहीं भरते। तो ये तो मेरा ख्याल थोड़ा सा अनफेयर कमेंट है आपका। देखिए रऊफ क्लासरा साहब, बात ये है कि मीडिया ने अगर उस दौर में जो है वो वर्कर्स की बशमूल मेरे, अगर उन्होंने जमहूरियत के लिए जो है वो मीडिया ने फ़ाइट की है या मीडिया ने जो है वो साथ दिया है, तो मैं नहीं समझता कि मीडिया में किसी जो है वो ओनर ने या प्रोप्राइटर ने साथ दिया। वो आप जैसे लोग थे, वो सहाफ़ी थे, वो यानी सहाफ़त की जो है वो की लाइन में जो है वो वर्कर थे, और उन लोगों ने जो है वो साथ दिया। वो लोग आज भी जो है वो खरी और सच्ची जो है वो बात कर रहे हैं। लेकिन मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि देखें, ये बात एक बात जो है, उस बात को इस अंदाज से जो है वो करना कि सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करने की जो है वो कोशिश की जाए, तो मैं समझता हूँ कि ये मेरा भी, और मैं तो आपका भी समझता हूँ, और मतीन साहब का भी समझता हूँ, और मोहतरमा का भी समझता हूँ कि आप लोग पहले पाकिस्तानी हैं, पहले आप इस मुल्क से कमिटेड हैं, उसके बाद फिर किसी भी और जगह पे आपकी जो है वो कमिटमेंट होगी, तो हमें उस चीज़ को जो है वहाँ पे उसको जो है वो चेक करना चाहिए। अच्छा राना साहब आपको याद होगा, आप पॉलिटिकल वर्कर हैं, जिसलिए आपसे ना हमेशा बड़ी अच्छी बहसें रहती हैं, चाहे हम किसी और चैनल पे हूँ, यहाँ पे हूँ, आप पॉलिटिकल वर्कर हैं, अच्छे और मुश्किल सवाल फेस भी करते हैं, अगेन मैं कहूँगा दबंग बात भी करते हैं। लेकिन मुझे एक बात समझाएं सर, आज आप लोग कहते हैं कि नैब की कार्रवाइयाँ ये यकतरफा हैं, गलत हैं, प्रोसेस ठीक नहीं है। आपको याद होगा आसिफ अली जरदारी पे $60 मिलियन का जो उन पे स्विस बैंकों में स्कैंडल था, केस था, वो तो आप लोगों ने बनाया था। आज आपके नैब ने जाके कह दिया हमारे पास तो फाइल ही नहीं है। क्या आप लोगों ने, मियां नवाज शरीफ साहब ने, कोई जरदारी साहब से उन्होंने माफ़ी मांगी कि हमने आप पे 97, 98 में हमने ख़त लिखा था, उस वक्त फ़रूक साहब थे जो अटॉर्नी जनरल, कि कहा गया था जरदारी साहब की जो जायदाद है पाकिस्तान से लूटी की हमें दें। आपने केसेस बनवाए, बेनज़ीर भुट्टो वहाँ अपेयर होती रही है, बहुत सारी उनके रेड वारंट्स आपने जारी करवाए। आज नैब ने कहा है अदालतों में हमारे पास सबूत भी नहीं है, फाइलें गायब हो गई हैं। तो क्या आपकी हुकूमत ने कभी जरदारी साहब से छोटी सी भी माफ़ी मांगी कि हमने गलत केसेस बनाए, नैब ने गलत कार्रवाइयाँ की, आपको 8 साल हमने जेल में रखा?
कोई फॉर्मल अपॉलोजी की गई ताकि हम ये मान सकें कि नैब गलत काम करता रहा है? ये तो आपकी हुकूमत का केस था, स्कैंडल था। देखिए कलासा साहब, बात यह है कि आपने जिस केस की जो है वो बात शुरू की है, अब उसके ऊपर एनआरओ हमने तो नहीं किया था, हम उस एनआरओ का जो वो हिस्सा नहीं थे। लेकिन मैं आपसे ये बात करूं कि अगर हम इसी झगड़े में पड़े रहे, साहब उस एनआरओ को सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वैलिड करार दे दिया था, आप केस उसको इनिशिएट हो गया था दोबारा, लेकिन ये उसको सुप्रीम कोर्ट ने उठा के बाहर फेंक दिया था एनआरओ को सर। लेकिन जरदारी साहब पे केसेस दोबारा शुरू हुए, आपके दौर में नैब ने जाके अदालत को कहा कि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, हमारी फाइलें गुम हो गई हैं, जरदारी साहब बरी हुए उस स्कैंडल से। लेकिन बात यह है कि अगर आप एक मामले को क्या ये नैब को फिर जो है ये नैब को बेहतर करने की ज़रूरत नहीं है कि यानी ये क्या जवाब बनता है कि 25 साल पहले अगर एक ट्रांजैक्शन हुई है और उस ट्रांजैक्शन को अगर किसी आदमी ने सरमायाकारी की है, अगर आज आप उसको मुलजमों के कटहरे में बिठाएं, उसको दो घंटे वेटिंग रूम में बिठाएं, उसके बाद फिर इंटेरोगेशन का प्रोसेस करें, अगले दिन अखबार में ख़बर भी दें, उसकी फैमिलीज़ के फ़ोटो भी छपवाएं और उसके बाद जो है वो आप 2 महीने 3 महीने बाद फिर निकले कुछ भी ना। ओ भाई, अगर आपने ये 25 साल बाद ये मामला उठाया तो फिर बीच में से कुछ निकालो ना। ये कासम ज़िया मेरी पार्टी से नहीं है, लेकिन मेरा वो कलीग रहा है। अब जब उसको पकड़ा था तो कहा कि जनाब पता नहीं इस जितना करप्ट आदमी जो है ये पूरे पाकिस्तान में नहीं है और इससे पता नहीं क्या कुछ निकलेगा। उसके बाद फिर क्या हुआ उसका, यानी उसके बाद 30 दिन बाद या 60 दिन बाद जब उसको जो छोड़ दिया गया, आप मुझे ये बताएं कि क्या कासम ज़िया जो है उसकी पॉलिटिकल रिप्यूट जो है वो कभी बहाल हो सकेगी? और बाद में जो है उसको वो पता नहीं क्या वो कोई बार्गेनिंग की है, पैसे क्यों वापस किया अगर वो बेगुनाह थे? नहीं राना साहब, एक बात सर, आप इसे एग्री करेंगे, वकील हैं खुद, आप खुद लॉ प्रैक्टिस करते रहे हैं, मुझे ये बताएं फिर कासिम ज़िया ने पैसे क्यों वापस किए? उन्होंने प्ली बार्गेन क्यों करके किए? अगर वो बेगुनाह थे वो डट जाते कि मैंने नहीं किया ये करप्शन, मुझे जेल में डाल दें। कासिम ज़िया ने तो पैसे वापस किए नैब को, लेकिन वो जो पैसे उसने वापस किए हैं वो जिन लोगों का उसके खिलाफ क्लेम था, वो जिस क्लेम को वो दुरुस्त तस्लीम नहीं करता था, उसके बाद उसने फिर इस जो है वो दबाव में आके उस क्लेम को दुरुस्त तस्लीम किया, लेकिन उसको करप्शन तो डिक्लेयर नहीं किया गया, उसको उसके खिलाफ मुकदमा तो नहीं चलाया गया, उसको जो है वो अदालत में पेश तो नहीं किया गया। यानी बात नहीं कलासा साहब, बात ये है कि अगर कासम ज़िया को हथकड़ियाँ लगा के अदालतों में पेश करने किए बगैर ही ये काम करवा दिया जाए तो क्या ये बेहतर नहीं था? मियां मनशा को जो है वो 10 मरतबा आगे वहां पे बिठाने के बाद आप मुझे बताएं कि फिर यहाँ पे कोई सरमायाकारी करेगा, कोई आएगा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने? सर मुझे एक बात बताएं राना साहब, ये प्रिविलेज मसला मैं बताऊं कि वहां इसराइल के वजीर आजम को 18 महीने सजा हुई है सर, कल से उन्होंने जेल भुगतनी शुरू कर दी है। तो इसराइल में तो किसी ने नहीं कहा कि आप उनके साबिक वजीर आजम को जेल भेज दिया, 18 महीने सजा शुरू हो गई है, उनका पॉलिटिकल सिस्टम भी खतरे में नहीं आया, वहां पे किसी ने प्रिविलेज क्लेम नहीं किया, वहां किसी ने नहीं कहा जी हमारे वजीर आजम को जेल में डाल दे, सिस्टम खतरे में। पाकिस्तान में क्यों प्रिविलेज क्लेम कर लिया जाता है, हथकड़ियां क्यों लगाई गई हैं? आपने वाइस चांसलर बहाउद्दीन ज़कीरा यूनिवर्सिटी थे, अगेन अभी उन पे चार्जेस नहीं उन पे प्रूव हुए, उन पे तो आपने ख्वाजा अलकमा जो है, ख्वाजा अलकमा को जलील करके हथकड़ियां लगा के अदालतों में पेश किया गया, घसीटा गया, उस पर तो कभी एतराज नहीं किया आपने, एहतजाज भी नहीं किया। चले जब सबूत आएंगे सजा होगी, आपको कासिम ज़िया का बड़ा आपको दुख हो रहा है। बात कासिम ज़िया की नहीं है, एक मिनट प्लीज, बात ये है अगर कासिम ज़िया को भी जो है वो 90 दिन बाद उसको गुनाहगार करके उसके खिलाफ चलान अदालत में पेश किया जाता तो मैं बिल्कुल कहता कि ठीक है, ठीक ही है, अदालत आगे फैसला करे कि वो गुनाहगार या बेगुनाह है। अब जो अलकमा साहब हैं उनके खिलाफ चलान अदालत में गया है, अब अगर अदालत उसको बेगुनाह करेगी तो मैं बिल्कुल कहूंगा कि जनाब ये ज्यादती है। आप मुझे ये बताएं कि क्या नैब के चेयरमैन ने 2 हफ्ते पहले उसने ये कहा नहीं है, उन्होंने अपने बंदों के खिलाफ एक्शन नहीं लिया कि ये लोग जो हैं ये ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, ये ब्लैकमेलिंग करते हुए पकड़े गए और मेरा ख्याल उनको डिसमिस फ्रॉम सर्विस किया है। यानी नैब में इस्लाह की जरूरत है, नैब में बेहतरी की गुंजाइश है। हमारी अर्ज भी सुन लें। जी फरमाएं, जी फरमाएं। अच्छा राणा साहब, आमिर मतीन का भी क्वेश्चन ले लें। हाँ जी राणा साहब, मैं सिर्फ ये आपसे 2-4 चीजें पूछना चाह रहा हूँ और सिर्फ ये है कि पूरी सुन लीजिएगा प्लीज बात, हमारे पास बड़ा लंबा टाइम है। मैं प्ली बार्गेन का मैं ये जरूर कहूंगा कि प्ली बार्गेन का मतलब यही होता है कि वो आदमी एक्सेप्ट कर रहा है कि उसने वो कसूरवार है, उसके बाद
वो मान रहा है और आप कह रहे हैं कि जनाब वो कसूरवार नहीं है। मुझे लॉजिक समझ नहीं आती, पर मैं आपने जो 2-3 बातें की हैं ना आज अभी थोड़ी देर पहले, उस पर बात करना चाह रहा हूँ। आपने कहा कि जनाब सबका एहतसाब होना चाहिए। यहाँ तो उल्टा केस है कि सारी जो अपोजिशन पार्टियाँ हैं, पीपल्स पार्टी और सारे लोग ये कह रहे हैं कि जनाब वो भी यही कह रहे हैं कि हमारा ही सिर्फ एहतसाब हो रहा है। आपका तो आज तक करप्शन के केसेस में कोई भी बंदा PMLN का मुझे नहीं याद पड़ता कि कोई मेजर बंदा कभी जेल में गया हो। उनके बहरहाल जैसे कैसे भी हैं फिर भी जाते रहे हैं, पहली बात। और जब आपकी बारी आती है तो आप कह देते हैं कि पंजाब में नैब आएगी, आपका अपना बयान है, तो हम देख लेंगे कैसे आएगी, पहली बात। दूसरी मेरी ये सुन लें कि आपने 2-3 दफ़ा ये जिक्र किया कि जनाब हमारे खिलाफ गैर इस्तेहकामी फैलाई जा रही है। तो हमारा तो ये इम्प्रेशन है कि जनाब ये जब से जनरल राहील ने ऐलान किया है कि वो रिटायरमेंट ले रहे हैं, तो हमें तो लगता है कि बड़ा इस्तेहकाम आ गया। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि ये आपका ओवर कॉन्फिडेंस है कि ये मामलात अब सब ठीक हो गए हैं, कि आपने नैब को भी झाड़ना शुरू कर दिया, सबको झाड़ना शुरू कर दिया, या आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है कि जनाब कोई ख़तरा है हुकूमत को, या कुछ वो है कि या आपके खिलाफ केसेस आ रहे हैं। ये एकदम से जुलाट जो प्राइम मिनिस्टर की आपने आसानी से कह दिया कि नहीं नहीं, उन्होंने तो ये कहा था कि आइंदा भी वो और जिम्मेदारी से करेगी। जाने दें, ऐसी बात नहीं है। ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर साहब गुस्से में नजर आ रहे थे, उनका टोन और टेनर भी था, तो मैं उसकी वजह अंडरस्टैंड करने की कोशिश हूँ। दोबारा रिपीट करता हूँ, ये कोई ओवर कॉन्फिडेंस है हालात का कि आप बहुत ताकतवर हो गए हैं, या आपको कोई खतरा है? जी, मैं आपने 2-3 जो है वो क्वेश्चंस किए हैं। पहली बात तो ये है कि बिल्कुल ना हम ओवर कॉन्फिडेंट हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो कोई ख़तरे वाली बात भी नहीं है। और इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क में जो है वो आइन और जमहूरियत जो है यही एक मुस्तकबिल का रास्ता है, और इंशाअल्लाह ताला इसमें कोई ख़तरे वाली या इंटरप्शन वाली जो है वो बात जो आप पूछना चाहते हैं वो बिल्कुल हमारे जो है वो जहन में नहीं है। जहाँ तक आपने बात की जी PMLN का बंदा जो है वो कोई पकड़ा नहीं गया, PMLN के तो सारे बंदे पकड़े गए थे। और जहाँ तक आप लीडरशिप की बात कर रहे हैं, सुन लें ना, मेरी बात सुन लें। यानी बात यह है कि 11 अक्टूबर 99 को जिसने कुछ किया था वो भी, और जिसने कुछ नहीं किया था उनको भी वो पकड़ के जो है वो टार्चर सेलों में ले गए थे और अपना किलों में ले गए थे। और उसके बाद उनके पास, यानी खुदा के पास जो इख्तियार है वो, उसके बाद जो इख्तियार कुल जो था इस पाकिस्तान में वो जनरल मुशर्रफ के पास था, और उसकी नैब के पास था, और जनरल नकवी के पास था। उन्होंने अपना पूरा एडी चोटी का जो है वो जोर लगाया। वो भाई वो उस वक्त वो फिर कुछ क्यों नहीं साबित कर सके? वो साबित करते कि जनाब ये जितने भी अपना जो है, आज अगर ये कहा जा रहा है कि शरीफ फैमिली के पास जितना भी सरमाया है वो सारा उन्होंने हुकूमत में रह के बनाया है, तो क्या ये बात लोग भूल जाते हैं कि 1971 में 72 में यानी स्टील मिल जो है ना वो या तो मुल्कों की होती है, और या फिर अगर प्राइवेट सेक्टर में थी तो ये इत्तफाक फाउंड्री थी। उस वक्त जिस आदमी की 4 पावर लूम थी ना फैसलाबाद में, आज उसकी 2-3 मिलें हैं। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो ये तो उनके कारोबार में जो हर वक्त ये डंडोरा पीटा जाता है, बड़ी प्रोग्रेस हो गई है, बड़ा आगे बढ़ गया, बड़ी दूर तक चला गया है, तो उस हिसाब से तो वो कोई ऐसी जो है वो एक्सेलरेशन या ऐसी कोई बढ़ोतरी नहीं है। लेकिन मैं ये बात करता हूँ कि उस वक्त क्यों नहीं साबित हुआ। ये रायबंड की सड़क जो है, ये रायबंड की सड़क 16 साल पहले जो है, इस वजह से नहीं छूटा कि इंसाफ नहीं था, फाइलें गायब थी। आमिर साहब आपके सवाल चले अगर वो भी फिर लेकिन यहाँ पे अगर एक छोटे से ब्रेक का, राणा साहब वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप काइंडली आमिर मतीन साहब के सवाल का जवाब दीजिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम मुकाबिल में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे, और आज प्रोग्राम मुकाबिल में हमारे साथ हैं राना सनाउल्लाह जी। रऊफ क्लास्टर साहब। राना साहब, एक आपकी बातों से जो मुझे लग रहा है तो क्या वजह है, मियां मंशा इतनी क्यों आपकी बड़ी कमजोरी है? मियां साहब की कमजोरी है, आपकी कमजोरी है। बिजनेसमैन तो और भी इस मुल्क में बहुत सारे हैं, ये कोई आपके नवाज लीग के डॉक्टर आसिम हुसैन तो नहीं है जिनको आप बचाना चाहते हैं कि जैसे डॉक्टर आसिम हुसैन पकड़ा
और जरदारी साहब के उन्होंने पूरी दुनिया भर के करतूत उन्होंने बताए हैं ये रेंजर्स को, नैब को। तो मियां मंशा साहब कोई नए डॉक्टर आसिम हुसैन तो नहीं बनने वाले आपके लिए, इसलिए मुसलसल पिछले 24 घंटों में आप 3-6 दफ़ा उनका कह चुके हैं, उनका नाम भी ले चुके हैं, उनको नए बुला के जिस तरह जलील कर रही है, क्वेश्चनिंग कर रही है, उसमें भी आप परेशान हैं। बाकी बहुत सारी गिरफ्तारियां हुई हैं, बहुत सारे लोग पकड़े गए हैं, वह ओनली मियां मंशा, उसको क्यों इतना आप लोग आप उससे डर रहे हैं? अगर नैब ने कोई कार्रवाई की, कुछ स्केल्टन्स हैं, कुछ लगता है आपको कहीं राजो न्याज, कोई गुफ्तगू MCB की सेल, उसमें कोई आप क्यों खौफजदा है मियां मंशा साहब की इंक्वायरी से? सर आप क्लासा साहब, अगर आप मेरी बात पे यकीन करें तो PMLN की तरफ से या गवर्नमेंट साइड से मेरे अलावा जो है ये किसी ने बात मियां मंशा के मुतल्लिक नहीं की, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि ये बात मैंने आज सुबह जब मैं असम्बली इजलास में जा रहा था तो वहाँ पे जो हमारा बाहर प्रेस का जो मीडिया का इंतज़ाम होता है वहाँ पे मैंने जो है ये बात एक मरतबा की है। और दूसरी बात ये है कि मियां मंशा से मेरा तल्लक क्लासरा साहब सिर्फ इतना है कि मैंने उनको देखा है, कभी उनके साथ मेरी जो है वो कभी सिटिंग नहीं हुई, कोई मेरा उनके साथ तल्लक नहीं है, कोई मेरा वास्ता साहब नहीं ने भी कहा है कि वो बिजनेसमैनों को छापे मार रहे हैं, तो उनका रेफरेंस भी शायद मियां हम अज्यूम कर रहे हैं मियां मोहम्मद मंशा साहब की तरफ ही था। देखें, बात यह है कि इस किस्म के वाक़यात जो हैं वो मियां मंशा के अलावा और लोगों के भी मामलात हैं, और आफ्टर इन्वेस्टिगेशन, आफ्टर इंक्वायरी 90 दिन या उससे भी ज़्यादा अरसा जो है बाद में बाकायदा सर्टिफिकेट इशू होता रहा है और करती रही है नैब, और किए हैं कि जनाब आपके ज़ुम्मे तो कुछ नहीं था, तो बिल्कुल आप हर चीज़ जो है ना वो ड्रॉप कर दी गई है। देखिए, बात ये है कि मियां मंशा जो है वो उसकी ज़ात मकसूद नहीं है। बात यह है कि इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, इस मुल्क में प्राइवेटाइजेशन की भी ज़रूरत है, इस मुल्क में अदारों को जो है वो चलाने की भी ज़रूरत है। अगर एक आदमी जो है वो इस मुल्क में कोई 8-10 जो है वो अदारे चला रहा है और हज़ारों लोगों को रोज़गार दे रहा है, अगर उसको आप इस तरह से जो है वो मुलज़मों के कटहरे में बैठाएंगे, उसकी तरफ दूसरे लोग भी अगर देखेंगे, उनका तो कुछ नहीं जाएगा, वो अपना सरमाया उठाएंगे, दुबई चले जाएंगे या किसी और जगह पे चले जाएंगे, वहाँ पे जाके अपना काम शुरू कर देंगे। तो बात ये है कि हमारा सर अच्छी बात की है आपने, डिफेंस अच्छा किया है। मैं थोड़ी सी इंडिया की मिसाल देना चाहता हूँ। पाकिस्तानी बड़े जज्बाती हैं, हर चीज़ इंडिया के साथ कंपैरिजन करते हैं। वहाँ पे संजय दत्त, वो कितना बड़ा नाम, वो फिल्मों के लिए सबसे बड़ा उनका हीरो था, उन्होंने 3 साल जेल में डाल दिया। वहाँ तो किसी ने नहीं कहा कि इतने बड़े अदाकार को आपने जेल में डाल दिया, हमारी फिल्मों का बिजनेस जाएगा, लोग बेरोजगार होंगे, अरबों रुपए कमाती थी। उन्होंने सलमान खान जैसे बंदे को, जिसकी 6-6 बिलियन रुपीज़ की एक मूवी बिजनेस करती है, उन्हें सलमान खान को उन्होंने, आपको याद होगा, सजा देती थी, उसको अदालत, अभी भी वो जमानत पे हैं। वहाँ तो किसी ने नहीं कहा कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी, यहाँ पे वर्कर्स आपका बेरोजगार हो जाएगा, हमारे सिनेमा हाउस यहाँ पे ये खाली हो जाएंगे। बल्कि उन्होंने तो ये कहा है कि जितना बड़ा बंदा होता है, सेलिब्रिटी होता है, आपका बिग गन होता है, अगर वो क्राइम करेगा तो उसको ज्यादा सजा दी जाती है ताकि दीगर लोगों को इबरत हो। यहाँ तो आप एक आर्गूमेंट ले रहे हैं क्योंकि मियां मंशा साहब जो हैं वो जॉब्स देते हैं, वो टैक्स देते हैं, लिहाजा उनको बिल्कुल एक तरह की खुली उनको छुट्टी होनी चाहिए। इंडिया में तो मैं आपको 2 मिसालें दे रहा हूँ। संजय दत्त बहुत बड़ा एक्टर, उसका बाप आपको पता है कांग्रेस का उनका वो रहा है, उनका मेंबर रहा है, और सलमान खान अगेन ए सेलिब्रिटी बिग गन। वहां भी ये बहसें क्यों नहीं होती? इसराइल में वजीर आजम को जेल हो जाती है, 18 महीने परसों हुई है, वहां भी कोई वहां पे बात नहीं। ये पाकिस्तान में सियासतदान क्यों इतना सेंसिटिव है? बिजनेसमैन क्यों प्रोटेक्टिव फील करता है? नहीं, ये मियां मोहम्मद मंशा और नैब और अदालतों के दरमियान में है, आप उनका डिफेंस क्यों दे रहे हैं? नहीं, देखिए क्लासरा साहब, बात यह है कि ये जो दोनों केसेस की आपने बात की है, इंडिया की और इसराइल का जो आपने हवाला दिया, उसके ऊपर तो मेरा कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन ये इंडिया के जो दोनों केस आपने उनका हवाला दिया है, ये दूर के डोर सुहाने होते हैं। आप उस केस को पूरी तरह से उसको जो है वो आप उसको परसू करें कि उनको जेल में जब उन्होंने डाला तो उसके बाद फिर लोगों ने कहा, वहाँ पे भी लोगों ने यही बातें की जो यहाँ पे हो रही हैं। और उसके बाद आप मुझे बताएं कि संजय दत्त को कितनी आप बार, एक मिनिस्टर हैं, सुन लेना, आप एक सूबाई वजीर हैं, वजीर कानून है, आपकी बात करने में, आम आदमी की बात करने में जमीन आसमान का फर्क है। आप रियासत हैं, आप कानून हैं। मैं आपको इंडिया के ये मीनिंग रखता है, आम आदमी कह दे। नहीं, सुन ले मैं इंडिया के जो दूर के डोर सुहाने ना जिसकी आप तारीफ कर रहे हैं, आप बताएं मुझे संजय दत्त को कितनी दफा, कितने महीनों के लिए, हफ्तों के लिए बाहर निकाला गया कि जाओ जाके अपनी फिल्में मुकम्मल करो? सलमान खान को कितनी दफ़ा जो है वो बेल दी गई है?
बात ये है सर, कि आप वहाँ मियां पे मंशा साहब को फैसिलिटी दे उन्होंने दीजिएगा सजा कल भी को। दी है, अपना काम भी आप चलाया ये है। फैसिलिटी सर मियां मंशा को आप दे दीजिएगा कि जनाब आप जाएं बैरून मुल्क विजिट करें, दोबारा आ जाएं, आप कुछ दिन आप भी ये फैसिलिटी दे दीजिएगा। एक दफा प्रोसीडिंग मुकम्मल होने दें, कुछ सजा लेकिन तो होने दें सारे इस मुल्क बात में। ये बाद है में कि पैरोल पे रिहा कर लीजिएगा। बात ये है कि अगर मियां मंशा के खिलाफ कोई चीज़ अगर प्रूव होगी तो बिल्कुल आप मुझे उनका दिफा करता नहीं पाएंगे। लेकिन मेरा ये बात कहना मेरा ये कहना है कि प्रूव होने से पहले जो है किसी आदमी को जब तक कि वो गिल्टी प्रूव ना हो, उस आदमी की रिस्पेक्ट का उसका एहतराम किया जाना चाहिए, वो कोई हो, वो मैं हूं, आप हो, कोई और हो। खुद ही कह रहे हैं कि जनाब 25 साल पुराना केस है, वो इसीलिए प्रूव नहीं होता कि जब टाइम आ जाता है तो आप कहते हैं जी अब पुराना केस हो गया है, अब वो फैसला होने पे आ रहा है तो आप फैसला नहीं होने दीजिए। माफ कीजिएगा, नहीं 25 साल बाद फैसला होना है जब ये नैब शुरू किया था ना, देखें इसकी इन्वेस्टिगेशन की पहली जो बंद इसी आर्गुमेंट पे की थी कि जनाब ये इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। ये यहाँ पे चले मुतीन साहब मेरी बात फिर एक नोट कर लें। बावजूद भी अभी कौन सी इन्वेस्टमेंट आ रही है? नहीं मुतीन साहब मेरी आर्गुमेंट के इस वजह से कि इन्वेस्टमेंट ना उसमें बचाने वाला आर्गुमेंट, इट डजंट मेक सेंस। मुतीन साहब मेरी बात आप लिख लें, मेरी बात नोट कर लें। अगर आप ये समझते हैं कि इस तरह से एहतसाब होगा 25 साल पुराना, तो मेरी ये बात लिख लें कि ये नहीं होगा, ये हो नहीं सकता। जब आप एक बात होती है 2005 से शुरू करें, 2005 वाले कहते हैं 1995 से शुरू करें, 1995 वाले कहते हैं 1985 से शुरू करें, 1985 वाले कहते हैं 1947 से शुरू करें। ओ भाई मैं तो कहता हूं, हम तो कहते हैं कि आप आज से शुरू करें, हम हुक्मरान है ना, आप हमसे शुरू करें। ये जो पिछला 60 साल आपको ये फिर ना करने वाली बातें हैं, ये फिर लोगों को तंग करने वाली बातें हैं और ये ना करने वाली बातें हैं। इस तरह से अगर एहतसाब इस मुल्क में होना है तो फिर जिस तरह से होता आ रहा है वो इसी तरह से होगा, फिर इसका खुदा ही हाफिज है। नहीं रन सब कौन करेगा? यू आर इन गवर्नमेंट, आप करने को तैयार नहीं है। आप भी उस पे आप नैब पे अटैक करते हैं, पीपल्स पार्टी नैब पे करती है, FIA पे करती है, अदालतों पे करती है। आप तो बिल्कुल चाहते हैं गलियां उंजन सुनिया तो मिर्जा यार फिरे, तो मिर्जा यार कैसे फिरे सर? आपके सवाल का जवाब जो है राणा साहब से लेते हैं, लेकिन यहाँ पे वक्त हो गया। लास्ट आपके लिए एक पॉइंट छोड़ के जाता हूँ कि आप खुद कानून है, आप कानून बना लें फिर नैब का कि जनाब इतना पुराना केसेस जो है ना उसको नैब टच नहीं करेगी। जब एक चार्टर आपने बना दिया जैसा किसा भी है उसके मुताबिक उनको चलने दें। ये क्या बात हुई कि जी जनाब इतना पुराना केस नहीं लड़ा जा सकता? वक्फे के बाद आपसे इससे पूछेंगे। वक्फे के बाद वेलकम बैक नाज़रीन प्रोग्राम मुकाबिल में। अभी राना साहब आपने आमिर मतीन साहब का क्वेश्चन लिया, मैं चाहूंगी कि अभी रऊफ क्लासर साहब का भी एक और सवाल ले। राना साहब लास्ट सवाल, क्योंकि प्रोग्राम का हमारा टाइम तो बिल्कुल ख़त्म होने वाला है, लेकिन आपकी एक तो बड़ी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मुश्किल सवाल थे, आप आए हैं, आपकी यह बहादुरी कम से कम हमें अच्छी लगती है कि आप आते हैं, सवाल को फेस करते हैं। हमारे अपने सवाल तो जवाब जो आप देना चाहें वटेवर। मैं आपसे समझना चाहता हूँ सर, थोड़ी सी बात में लंबी करूँगा, आप उसको देख लीजिएगा। हमने एक स्कैंडल ब्रेक किया आसमा अरबाब का, जो ये वजीर थी और उसके मियाँ भी वजीर थे पीपल्स पार्टी दौर में, कि $25 लाख उन्होंने चाइनीज कंपनी से उन्होंने लिया, कमीशन लिया एक ठेके में, और लंदन में 4 उन्होंने फ्लैट्स उन्होंने खरीदे। वो पाकिस्तान छोड़ गए हैं, लंदन में रहते हैं, दुबई में उनके बच्चे कारोबार करते हैं। हमने ब्रेक किया, 2-3 महीने हो गए, किसी कोने से कोई आवाज़ नहीं आई, ना आपकी पार्टी से आई ना पीपल्स पार्टी से, तो वैसे नहीं आनी थी। उसका मुझे समझाएं कि हम उसका क्या करें कि उसके बाद आप कहते हैं कि एहतसाब जो है आज से होना चाहिए, आज से मुराद है कब से होना चाहिए। और दूसरी बात यह है, आपके यहाँ पे अंजुम अकील खान साहब थे, 4 बिलियन रुपीस के फ्रॉड में रहे। उनके सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा कि इनको गिरफ्तार करके आप इनके खिलाफ कार्रवाई करें, क्योंकि आपके वजीर दाखिला बैठे हैं, आपकी यहाँ पे आपकी हुकूमत है, किसी ने 4 सालों में पूछे नहीं है कि अंजुम अकील को करें। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान यहाँ पे बरतरफ हो जाते हैं, आप उसका मेट्रो का ऑडिट आप नहीं होने देते। अभी हम ऑरेंज ट्रेन पे बात आपसे करनी थी, फिर किसी वक्त करेंगे। सारे फंड जो थे लाहौर की स्कीमों के वो खत्म करके आपने कब्रिस्तानों का ईमन ऑरेंज ट्रेन में डाले हैं, साउथ पंजाब के फंड से वो आपने यहाँ पे शिफ्ट कर लें। तो मुझे समझ नहीं आती हम क्या करें। नंदीपुर का आप मानने को तैयार नहीं है, शहबाज शरीफ साहब ने कहा था करप्शन हुई है, उन्होंने महमूद साहब जो MD थे उनको सैक किया, आप कहते हैं करप्शन इसमें हुई नहीं है। अच्छा, रेलवे का नया स्कैंडल आया है, चाइना से आपने मंगवाए हैं, आपसे मुराद है वजीर रेलवे ने, वो सारे के सारे बोगस निकल आए हैं। अच्छा, इसी LNG की बहुत सारी चीजें आई हैं। अब मुझे समझाया जाए सर कि हम क्या करें। इसमें डालें आखिरी 480
बिलियन डॉलर जो सर्कुलर डेट डॉलर नहीं सर, है रुपीस। उसमें बिलियन रुपीस, जिसमें कि ऑडिटर जनरल ने रिपोर्ट दी हुई है, वो पब्लिक अकाउंट कमेटी आगे नहीं करती। हम सोचते थे कि नैब खुद टेकअप कर लेगी, तो ये सब चीजें नहीं होंगी तो हम कहाँ जाएं? तो फिर बात यह है कि ये तो आपने बहुत लंबी चौड़ी जो है वो चार्जशीट जो है वो नैब के खिलाफ आपने खड़ी कर दी है। मैं अगर आप इनमें से Agreed, मैं तो एक नैब एक के खुद चीज़ खिलाफ को हूँ। जो आपने यानी उन मंसूबों के मतलब की है, जो मंसूबे जो हैं वो शहबाज शरीफ गवर्नमेंट ने शुरू किए हैं या मुकम्मल किए हैं, मैं आपको पूरे दावे से कहता हूँ कि नैब करे, आप कमेटी बना दें, हम पूरा रिकॉर्ड आपके सामने रखने को तैयार हैं। आप एक तो रुपए ऑडिट की नहीं भी होने दे रहे गवर्नमेंट लेवल सर, के ऊपर आपने तरफ मेट्रो का साबित ऑडिट हो, करवाया है तो हम आपने। ना सिर्फ इसके जवाब में बाद होंगे किसने बल्कि करना है? सियासत राणा साहब, हम ये करने तो का हमें डराने हक वाली नहीं बात है। है। प्राइम मिनिस्टर भी धमकियां दे रहे हैं, आप भी धमकियां उनको दे नहीं, रहे हैं। धमकी अब वो देखें, बेचारे तो तरले अगर करके रोज आपने की ये प्रेस इतनी बड़ी रिलीज कर रहे चार्जशीट हैं। खड़ी की आज भी है, मुल्तान में तो देखें बात ये है कि PTV पे फिर चल रहा नैब जो था है, कि वो कह नैब रहे को हैं कि दुरुस्त जनाब करने की हमने ये जरूरत बात है या नहीं नहीं, की थी। नैब को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है या नहीं, नैब को बेहतर बिल्कुल करने है, की जरूरत है या नहीं। कानून बनाए ना, धमकियों से तो ना तो करें। भाई नहीं, अगर आपको बात ये इतराज़ात है हैं, कि पार्लियामेंट पड़ी हुई है, अगर आप नया पूरी बात कानून वज़ीर ले आज़म आएं। की सुने, ये तो ना करें उसमें कि कोई जनाब धमकी ये नहीं नैब है। अगर पंजाब में आएगी तो उन्होंने उनकी टांगें तोड़ कानून देंगे। बनाने की बात की है, उन्होंने कहा है कि इसको बेहतर किया जाएगा, उन्होंने कानूनी तरीके का जिक्र किया है उन्होंने, और उन्होंने ये भी कहा है कि मैंने नैब के चेयरमैन से जो है वो बात की है। अब अगर आपकी ही बात को ले लिया जाए, कलासरा साहब की बात को ले लिया जाए, तो फिर क्या इसमें नैब में इस्लाह की, बेहतरी की, उसको स्ट्रेंथन करने की, उसके कानून में बेहतरी लाने की क्या ज़रूरत नहीं है? नहीं, हम तो खुद मैं कहते हैं। एक मिनट आमिर साहब, लास्टली थोड़ा सा, क्यों प्रोग्राम का वक्त खत्म। राना साहब ये बताएं, मियां नवाज शरीफ साहब इस वजह से नाराज तो नहीं है नैब से कि नैब ने इनको प्रोसिक्यूट किया था और 40 करोड़ रुपए इन पे जुर्माना हुआ था जो हमजा शहबाज शरीफ साहब ने जमा करवाया, ये पुराने गुस्से तो नहीं निकल रहे? मियां नहीं, साहब को भी वो सजा हुई नाराज थी, है 40 ही करोड़ नहीं। रुपए पहली पेमेंट बात की तो थी ये है अपने कि वो शहबाज ने। नाराज है ही नहीं, और वो नैब और इस नैब में जो है तो ये खुशी में प्रेस कोई कॉन्फ्रेंस और की लोग उन्होंने थे, सर। ये कोई और लोग हैं, उनका गुस्सा इनके ऊपर नहीं उतर सकता। और वैसे मैं ये आपको बता दूं कि नैब ने मियां नवाज शरीफ साहब को कोई जुर्माना नहीं किया था, जो वो अदायगी हुई और थी सर वो हमजा शहबाज के जमा करे हुए चेक्स की कापियां हैं, नैब को बकायदा पार्लियामेंट में रिपोर्ट पेश लेकिन हुई है सर। वो सर, आपके जुर्माना नॉलेज में नैब का होगा। नहीं था। ये काशिफ अब्बासी के शो में हम साबित कर चुका हूं मैं। नहीं, कागज वो दिखा चुके हैं, ये काफी दफा बहस हो चुकी है, ना पड़े इस चैलेंज में। नहीं, चैलेंज की बात नहीं है। वो जो है वो जुर्माना था, वो जो फैसला हुआ हमजा था शहबाज कराची की, शरीफ वो साहब जो ने ऑन बिहाफ ऑफ इत्तेफाक एंटी फैमिली टेररिस्ट कोड नैब थी, को जुर्माना वो पे टेररिस्ट किया कोड का था। फैसला था। चलें, अब आप मुझे ये इसका भी बताएं कि फैसला अगर था, नैब ने जुर्माना हुआ था। मियां साहबान के शरीफ फैमिली के सारे केसेस को जो है वो सुन के उसके बाद उन्होंने जुर्माना करके तो मामला खत्म कर दिया, फिर खत्म हो गया मामला। यानी ये तो साहब जो था अगले वो हफ्ते खत्म आप हो हमें गया। दोबारा टाइम दें। राणा साहब, आप हमें अगले हफ्ते दोबारा टाइम दें, आपसे गप करके, आपसे डिबेट करके, बहस करके। मेरा ख्याल है हम भी एजुकेट होते हैं, व्यूअर्स भी होते हैं। इतना शार्ट, हालांकि 40 मिनट आपसे बात होती रही, लेकिन अभी भी लगता है बहुत सारी तशनीकी रह गई है। हमें अगले हफ्ते का दोबारा टाइम दे, फिर जी, दोबारा मोस्ट गपशप वेलकम होनी चाहिए इंशाल्लाह आपसे, नेक्स्ट मेरा वीक ख्याल आप है जब दोबारा। आप कहेंगे आप बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने बनाएं में प्रोग्राम, ज्वाइन मैं किया और हमारे इंशाल्लाह हाजिर बड़े थोड़े से तलक सवालों का बड़े अच्छे तरीके से आपने जवाब दिया। थैंक यू वेरी मच। हूं। थैंक यू जी। जी, मैं सिर्फ एक जो है ना, ये जो आर्गुमेंट होता है ना कि जनाब ये मुशर्रफ साहब ने भी आगे यही लिया था, उनको जब ये शुरू किया था नैब, जिस पे हम बड़े इतराज़ात करते हैं, तो यही कहा गया था कि जनाब अगर इनको पकड़ेंगे ब्यूरोक्रेट्स को और पॉलिटिशियंस को, तो ये इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं होएगी, ये भाग जाएंगे सारे। इसी तरह ही रोका गया था। और अभी एग्जैक्टली मुशर्रफ की बहुत ज़्यादा मुखालफत करते हैं, मगर एग्जैक्टली वही आर्गूमेंट है। मैं ये ज़रूर आखिरी 2 मिनट में कहना चाहूँगा क्लास साहब कि ये जो इन्वेस्टमेंट है ना, ये यकीन करें इन चीज़ों से नहीं रुकती है। ये हमारे जो यहाँ पे तबका है पूरा, ये मुखय्यर हज़रात का, ये पले ही लाइसेंसों के ऊपर, एग्जम्पशंस के ऊपर, प्राइवेटाइजेशन के ठेकों के ऊपर हुए हैं। ये जनरली पैसा कमाया ही नहीं गया। सर मैं एक बात बताना चाहता हूँ, मुझे भी नहीं पता कि कितना टाइम हमारे पास 3 मिनट है अभी। अभी है मेरा ख्याल है। लास्ट 3 मिनट कर है, दूं आप कि बात अगर करें। इस सारा कुछ करने के बावजूद या तो ना फॉरेन इन्वेस्टमेंट बड़ी ज्यादा आ रही हो, आप और मैं कल परसों 2-3 दिन से लगे हुए हैं कि टोटल जो है $62 मिलियन की टोटल इन्वेस्टमेंट आई हुई है। ये इस तिमाही में स्टेट बैंक की रिपोर्ट है। तो वो वैसे ही नहीं आ रही इन्वेस्टमेंट, तो जब ऐसे नहीं आएगी तो क्या फर्क पड़ेगा? कम अज कम मुल्क का निज़ाम तो ठीक हो जाएगा। मैं थोड़ा सा बताना, मियां मनशा साहब जो कमज़ोरी है ना, मियां मनशा साहब को आपको याद होगा जब नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने थे, पहला दौरा जो इन्होंने चीन का किया था,
तो मंशा साहब अपना जेट लेके गए थे और किसी वक्त में उसमें चेक कर लें कि उस जेट में कौन कौन से शाही खानदान के बच्चे थे। शहबाज शरीफ साहब भी थे, उनके साहबजादे भी मैं थे। आपको उनकी क्लोजनेस बता रहा हूँ। और ये सिर्फ मियाँ मंशा साहब जो हैं, सिर्फ मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ उनकी कोई न्याजमंदी नहीं है, उनकी जरदारी साहब के साथ भी थी। ये इनके अब अंदाज़ा करें कि मियाँ मंशा साहब जो हैं, उनका जो बरखुरदार है वो आपकी सुई अब नॉर्दर्न गैस के बोर्ड में शामिल है और उन पर बड़े सीरियस इल्ज़ामात लगते हैं, चार्जेस कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के, कि कैसे एक्सटेंशन जो है माजी में मियाँ मंशा जो हैं सुई नॉर्दर्न गैस के लोगों को दिलवाते रहे हैं क्योंकि वो उनको मदद करते थे वहाँ पे। सो बहुत सारे ह्यूज इंटरेस्ट इन्वॉल्व हैं। इसीलिए मैंने कहा कि मुझे खतरा ये है कि अगर मियाँ मंशा के पे हाथ डाला, ये नया डॉक्टर आसिम हुसैन बनेगा। इसलिए थोड़ा सा बचाने के लिए जो धमकियाँ भी दी जा रही हैं, उनको रोकने की कोशिश भी की जा रही है। तो ये सरमायादारों की तरफ जो इशारा था, वो लास्ट यही वीक तो कह नहीं दूं थे? कि ये मियां जी, मोहम्मद साहब के जी। मंशा साहब के पास ये मौका है कि अदालतों में केस है, वहां से या तो क्लियर हो जाएं। मगर ये केस एक्चुअली मियां मोहम्मद मंशा साहब पे अकेले नहीं है। चार्जेस ये हैं कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने अपनी पहली हुकूमत में उनको बैंक जो दिया वो शायद सही नहीं था। सो वो केस अगेंस्ट मियां नवाज शरीफ है। अच्छा, दूसरा उसने देखें, मंशा मतलब साहब के हमें खिलाफ कहते हैं नहीं है। सबूतों के बाद राना मशहूद जो है वजीर तलीम, उनकी वीडियो सामने आ गई पैसे लेते हुए, उनको किसी ने नहीं पकड़ा यार। उसके बाद क्या इस मुल्क में सबूत चाहिए? एक मेरी बात माने, लास्ट कमेंट आपने शायद जी, क्लोज जी, करना जी, होगा जरूर। कि ये ब्लैक मनी वाली जो बात की है ना राना साहब ने, मैं उनसे इसलिए एग्री करता हूँ। ये डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी नहीं है। इस मुल्क में सिर्फ 8 लाख लोग जो हैं अपने ज़राए आमदन वो डिस्क्लोज करते हैं, रिटर्न्स फाइल करते हैं। बिल्कुल। तो बाकी तो इस मुल्क में कोई, यहाँ जिसके पास पैसा है वो दुबई खरीदे, वो लंदन खरीदे, जहाँ आपके- वो पूरी दुनिया खरीद सकता है। लेकिन यहाँ पे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। नाजरीन, मुझे उम्मीद है कि आज के मुकाबिल से आज आपकी मालूमात में काफ़ी हद तक इजाफा हुआ होगा। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।